आज ध्यान पर राजनीति भी बहुत हो रही है। आज आखिरी चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कन्याकुमारी पहुंच गए, जहां वो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 39 घंटे और 15 मिनट तक ध्यान लगाएंगे और इसीलिए पूरा देश इस खबर को आज बहुत ध्यान से देख रहा है। आज कन्याकुमारी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले उस मंदिर में पूजा अर्चना की जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है और इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भारत में स्थित 108 शक्ति पीठों में से एक है और इस मंदिर का इतिहास 3000 वर्षों से भी पुराना है। और आज से 131 वर्ष पहले जब स्वामी विवेकानंद वर्ष 1892 में कन्याकुमारी आए थे, तब उन्होंने भी समुद्र की इसी शिला पर ध्यान लगाने से पहले इस मंदिर में भक्ति पाठ किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना ध्यान इसी मंदिर में दर्शन के साथ शुरू किया है। तस्वीरें देखिए। और इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और आप सब लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी वहां ध्यान की मुद्रा में लीन हो चुके हैं। इस समय वो ध्यान में हैं। ये ध्यान उन्होंने आज शाम को 6:45 पर शुरू किया, जो अब 1 जून को लगभग सुबह 10 बजे तक चलेगा और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी पूरे लगभग 39 घंटे और 15 मिनट तक ध्यान मग्न रहेंगे। इस दौरान वो किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये एक बड़ी बात होगी। इन अगले लगभग 40 घंटे तक वो कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उनका उपवास रहेगा और सिर्फ नारियल पानी, अंगूर का जूस और पानी ही ग्रहण करेंगे, ऐसा सूत्रों से पता चला है। इसके अलावा ध्यान की इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी 40 घंटे तक मौन धारण करके रखेंगे और ध्यान मंडपम में जो एक ओम की बहुत बड़ी सी आकृति लगी है, वहां उसके सामने बैठ के वो अपना ध्यान करेंगे। तो ध्यान मंडपम में एक बहुत बड़ी ओम की आकृति है और उसी के सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और वहीं पर वो ध्यान मग्न है। कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम पहुंचने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी मां शारदा को भी नमन किया और इसके बाद स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए। और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ठीक उसी जगह जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, ध्यान मंडपम के ठीक सामने ओम की एक बहुत बड़ी सी आकृति है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वो जगह है। यहां पर ओम की एक बड़ी आकृति, ओम लिखा हुआ है और इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मग्न है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वर्ष 1892 में जब स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी की इसी शिला पर ध्यान लगाया था, तब इस ध्यान ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर केंद्रित कर दिया था। यह वो दौर था जब स्वामी विवेकानंद
जीवन दर्शन में अध्यात्म और हिंदू धर्म की विशालता को आत्मसात कर रहे थे। उन्होंने तपस्या करने के लिए एक लंबी यात्रा को चुना था, जिसमें वो 4 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण करने वाले थे और इस यात्रा का समापन कन्याकुमारी में होना था। 4 वर्षों की अथक तपस्या के बाद वर्ष 1892 में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, तब समुद्र की लहरों में खामोश पड़ी शिलाओं से उन्हें एक बड़ा उद्देश्य मिला। उन्होंने निश्चय किया कि वो समुद्र तट से तैरकर पानी के बीच उस शिला पर जाकर ध्यान लगाएंगे जहां अध्यात्म उनके मन को ईश्वर से जोड़ देगा। और बड़ी बात यह है कि इस शिला पर पहुंचने से पहले स्वामी विवेकानंद नहीं थे। वो इससे पहले नरेंद्र नाथ दत्त थे, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, लेकिन कन्याकुमारी पहुंचकर उन्होंने कड़ी तपस्या की और आज के रॉक मेमोरियल पर 3 दिन और 3 रात तक उन्होंने ध्यान लगाया। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी इस समय ध्यान लगाए हुए हैं, ठीक उसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रात ध्यान लगाया था और इस ध्यान से उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी ज्ञान ने उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाया। कुछ ही दिनों के बाद वर्ष 1893 में वो अमेरिका के शिकागो शहर गए, जहां विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था और इस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान ने भारत और हिंदू धर्म के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया था। इस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। मुझे गर्व है मैं उस भारत से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी। मुझे गर्व है हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें सजो कर रखी जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे गर्व है मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है और ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब एक ईश्वर तक ही जाते हैं। और उनके इस भाषण के बाद शिकागो की धर्म संसद में उनके लिए लगातार 2 मिनट तक तालियां बजती रही। और बड़ी बात यह है कि इस भाषण की प्रेरणा और ज्ञान उन्हें उसी ध्यान से मिला था, उसी ध्यान से ये ज्ञान निकला था जो उन्होंने कन्याकुमारी में इस स्थान पर किया था। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस स्थान पर ध्यान करने का महत्व कितना बड़ा है। और आज हमने स्वामी विवेकानंद के 130 वर्ष पुराने उसी भाषण के कुछ अंश आपके लिए निकाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक और बड़ा महत्व है और वो ये कि इस शिला के कण कण में भगवान शिव और देवी पार्वती की शक्ति बसी है। मान्यता है कि देवी कन्याकुमारी ने इस शिला पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए तपस्या की थी और देवी कन्याकुमारी माता पार्वती का ही रूप थी। दिसंबर 1892 में जब स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे और उन्हें यह पता चला कि समुद्र तट से कुछ दूर पानी के बीच एक ऐसी शिला है जहां देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी, तो उन्होंने उसी समय यह निश्चय कर लिया कि वो भी देवी कन्याकुमारी का स्मरण करके उसी शिला पर भगवान शिव की शक्ति से अपने मन में
अध्यात्म को आत्मसात करेंगे और ध्यान लगाएंगे। और अब बिल्कुल यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां पर कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 131 वर्ष पहले श्री नरेंद्रनाथ दत्त ने जब कन्याकुमारी की इस शिला पर ध्यान लगाया था तो वो स्वामी विवेकानंद बन गए थे। और अब 131 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिला पर ध्यान लगाने वाले हैं तो अगले 4 दिनों में देश के लोकसभा चुनावों का नतीजा भी आने वाला है और पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत पर है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े चुनाव के नतीजों का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। ये नतीजे भी भारत के प्रति दुनिया का एक नया दृष्टिकोण और नजरिया जरूर बनाएंगे। तो ये भी देखिए, स्वामी विवेकानंद के नाम में भी शुरू में नरेंद्र था और प्रधानमंत्री मोदी के नाम में भी शुरू में नरेंद्र ही है। हमारे देश में बहुत कम लोग ध्यान और अध्यात्म के संपूर्ण मतलब को समझ पाते हैं। कहते हैं कि ध्यान ध्वनि से मौन और गति से स्थिरता तक की यात्रा है। ध्यान ध्वनि से मौन और गति से स्थिरता तक की यात्रा है। जिस तरह संगीत भावनाओं का भोजन है, ज्ञान बुद्धि का भोजन है, मनोरंजन मन का भोजन है, उसी तरह ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। और ध्यान भी 2 रूपों में विभाजित है, एक है असली और एक है नकली। भारत की प्राचीन संस्कृति कहती है कि जो ध्यान चित्त की एकाग्रता को सुनिश्चित न कर सके वो ध्यान नहीं होता। ध्यान भगवान शिव से निकली वो शक्ति है जो मनुष्य को परम ज्ञान की ओर ले जाती है। और यही वजह है कि भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है योग का पहला गुरु। आपने भगवान शिव की कई प्रतिमाएं देखी होंगी जिनमें वो ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं। और इसी मुद्रा को दुनिया शिव मेडिटेशन कहती है, जो भारत की अध्यात्म परंपरा का आधार माना जाता है। ध्यान से दुनिया को धर्म भी मिले हैं और ध्यान से दुनिया को न्याय का मार्ग भी मिला है। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने भी बिहार के बोध गया में 49 दिनों का ध्यान लगाया था। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने भी ध्यान से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। और इसी तरह जैन धर्म में हिंसा के मूर्तिमान भगवान महावीर ने भी अहिंसा के मूर्तिमान माफ कीजिएगा, भगवान महावीर ने भी 12.5 वर्षों का कठिन ध्यान किया था। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ध्यान में कितनी शक्ति होती है। हालांकि प्राचीन भारत का ध्यान और अध्यात्म आज पूरी दुनिया के लिए मेडिटेशन कहलाता है और दुनिया में मेडिटेशन का बाजार 62,000 करोड़ रुपए का अभी हो चुका है। तो आजकल मेडिटेशन एक नया फैशन है, पूरी दुनिया इसे मेडिटेशन के नाम से जानती है, जिसे हमारे प्राचीन भारत में ध्यान कहा जाता था। आज इसी ध्यान को मोबाइल ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग अलग वर्कशॉप्स के जरिए एक प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर में बेचा जा रहा है, जिसमें लोग ध्यान के नाम पर बाकी सब कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं कर रहे। हर चीज कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं। असली ध्यान वो है जिसमें आत्मा का परमात्मा से चिंतन मनन हो सके। और ध्यान शोर में नहीं हो सकता, बल्कि ध्यान एकांत में होता है और ध्यान मौन के साथ ही किया जाता है, जैसा अभी प्रधानमंत्री मोदी इस समय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ध्यान भूखे पेट किया जाता है, क्योंकि ध्यान साधना से निकलने वाली यात्रा है जिसमें मनुष्य स्वरूप चिंतन को प्राप्त करता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी केदारनाथ की बद्री गुफा में 17 घंटे का ऐसे ही ध्यान लगाया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान ने विपक्ष को बहुत परेशान किया हुआ है, लेकिन एक बात और भी है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं, दुनिया के अकेले पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या कोई राष्ट्राध्यक्ष हैं जो लगभग 40 घंटे तक अपने आप को दुनिया से काटकर एक बंद कमरे में इस तरह से ध्यान कर रहे हैं। दुनिया भर के जो नेता हैं वो वेकेशन पर तो जाते हैं, क्रूज पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, दुनिया से अपने आप को काट भी लेते हैं क्योंकि वो रिलैक्स करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो लगभग 40 घंटे तक दुनिया से बिल्कुल अपने आप को काट कर और मौन व्रत धारण करके 40 घंटे तक ध्यान में मग्न रहेंगे। लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह ध्यान
पसंद नहीं आ रहा। ये ध्यान विपक्ष के नेताओं का ध्यान भटका रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान के खिलाफ चुनाव आयोग में कहा है कि वो शिकायत करेंगे, क्योंकि ये ध्यान 1 जून तक चलेगा, जब चुनावों के आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं, ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और बेटा আপনি কি ধ্যান করুন, ধ্যান করলে কেউ ক্যামেরা কে নিয়ে ধ্যান করে? প্রতিবার দেখবেন ইলেকশনে যেদিন লাস্ট ইলেকশন তার 48 ঘন্টা আগে কোথাও না কোথাও ঢুকে বসে থাকে আর লোককে দেখায় ধ্যান করছি, এয়ার কন্ডিশন হোটেল বানিয়ে নেয়। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब लगभग 40 घंटों तक इसी ध्यान में रहेंगे और ये ध्यान जो है वो विपक्षी नेताओं का ध्यान लगातार भटका रहा है। ये ध्यान ही अब अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और ये भी देखिए कितनी अजीब सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूं तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। वो 40 घंटे तक ना तो किसी से बात करेंगे, ना कोई फोन करेंगे, मौन व्रत धारण करके रखेंगे और ध्यान में लीन रहेंगे, यानी पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। फिर भी विपक्ष के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि वो उस बंद कमरे में बैठकर असल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके इस ध्यान का चुनाव के आखिरी चरण में होने वाली वोटिंग पर अब भी असर पड़ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। और अगर ऐसा है तो फिर सोचिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की एक शक्ति ही कही जाएगी कि वो बंद कमरे में हैं लेकिन फिर भी वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं, बिना बात किए और बिना दुनिया के सामने आए, बिना चुनाव प्रचार किए। वैसे कल सुबह वो योग भी करेंगे, क्योंकि ध्यान और योग एक साथ चलते हैं, और कल सुबह वो प्राणायाम भी करेंगे, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। और वहां से जो भी नई जानकारी आएगी वो सबसे पहले आपको यहां आज तक पर देखने को जरूर मिलेगी। और आप में से भी आज हम ध्यान की इतनी बात कर ही रहे हैं और पूरा देश ध्यान और मेडिटेशन के बारे में ये खबर देख रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे राजनीतिक खबर मानेंगे, बहुत सारे लोग इसे अध्यात्म से जुड़ी खबर मानेंगे। ये असल में सबका एक मिश्रण है। इस खबर में आपको राजनीति भी दिखाई देगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस खबर में आपको अध्यात्म दिखाई देगा। और उस खबर में आपको यह भी पता चलेगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी चुनौती को संपूर्ण होते हुए देखना चाहता है, तब ध्यान और मेडिटेशन कितना आवश्यक होता है। और इसी के साथ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग नियमित रूप से अपने जीवन में ध्यान करते हैं? आप में से कितने लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भी इस ध्यान को अपनाना चाहिए और देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि ध्यान कैसे किया जाता है। और मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप अपने जीवन में इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को अगर उतार लेंगे तो ये आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। पानी के लिए तरसते भारत की एक संघर्ष भरी कहानी दिखाएंगे, और ये वो कहानी है जिसमें आपको नेताओं की संवेदनशीलता का सूखा नजर आएगा। भारत में हर साल औसतन 10 लाख लोग बेहतर जीवन के लिए गांवों से शहरों में पलायन करते हैं। ये सोचकर आते हैं कि ये शहर उनकी सारी तकलीफों को दूर कर देंगे, शहर में सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, रोजगार है। लेकिन इन शहरों का असली और कड़वा सच क्या है, उसे आज आप पहले इन तस्वीरों से समझिए।
ये तस्वीरें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां न्यूजीलैंड जैसे देश की आबादी के बराबर 60 लाख लोग पानी के टैंकर से इस तरह पानी लेने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। और इस पानी के लिए दिल्ली में भयानक मारामारी इस समय चल रही है। दिल्ली के जिस चाणक्यपुरी इलाके में बड़े बड़े देशों के दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, उस चाणक्यपुरी इलाके में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं है और पानी के नाम पर यहां हर रोज गरीब लोगों को ऐसे ही तरसाया जा रहा है। जिस एक टैंकर में 300 से 400 बाल्टी जितना पानी होता है, उस एक टैंकर को इससे ज्यादा लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। और जब टैंकर इन इलाकों में पहुंचता है तो लोगों को एक दौड़ लगाकर इन टैंकर्स तक पहुंचना होता है सबसे पहले, और इन टैंकर्स में अपना पाइप डालना होता है। और जो व्यक्ति इस दौड़ को जीत जाता है और टैंकर में अपना पाइप डाल देता है, जो ऐसा कर पाता है उसे पानी मिल जाता है, और जो इस दौड़ में पीछे रह जाता है वो प्यासा रह जाता है। और पानी की ये कहानी दिल्ली के हर तीसरे इलाके की है। आप बस तस्वीरें देखते जाइए और ये सोचिए कि जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार 600 करोड़ रुपए लोगों को मुफ्त पानी देने पर खर्च कर रही है, वहां पानी है ही नहीं। और अगर है तो उसके लिए संघर्ष इतना ज्यादा है कि इसमें गरीब और आम लोगों का एक एक सेकंड जीवन का खप रहा है। असल में आप पानी मुफ्त तो तब देंगे जब पानी होगा। दूसरी तरफ दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के घर हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के घर हैं, लेकिन वहां आपको पानी का यह संकट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह संकट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चुनाव में वोट देने के लिए काम आते हैं। और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं, इसलिए हम आपको यह बताना चाहते हैं, ये वो लोग हैं, ये देश का वोटर है, ये हर 5 साल में चुनाव में वोट देने के काम आता है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं पटेल नगर के बलजीत नगर में। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जल बोर्ड का टैंकर जो है वो यहाँ पर पहुंचा और महिलाओं की जो लाइन है वो पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन महिलाओं का कहना है कि जो टैंकर समय से और दिन में 2 से 3 आने चाहिए इस गर्मी के मौसम में, वहां पर हफ्ते में महीने में एक एक टैंकर जो है वो जल बोर्ड की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है। पानी का टैंकर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है बेटा। टैंकर जाते हैं तो गाड़ी और भगते हैं और कहते हैं कि मंगा लो 400 रुपए का। 400 रुपए में कहाँ से ला के दूं? हफ्ते में एक आता है, वो भी नहीं आता। 15-15 दिन निकल जाते हैं। हफ्ते में एक और पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पैसे दो तो टैंकर आता है। जो ड्राइवर से लेके हर कोई, जब तक पैसे नहीं दोगे, अभी यहाँ खड़े हो 5 रुपए दोगे तो क्या नहीं मिलेगी, ये तो नहीं मिलेगी। हम इस वक्त दिल्ली के चाणक्यपुरी के संजय कैंप में मौजूद हैं और लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है और इससे लोग अब यहाँ का जो सुलभ शौचालय है वहां से पानी भरने के लिए विवश हो चुके हैं। देखिए कैसे यहाँ पर लोग अपने अपने जो डिब्बे लाए हैं पानी के, वो उसमें पानी भरकर यहाँ से लेके जा रहे हैं। देखिए कैसे एक बच्चा जो है वो एक कंटेनर में पानी भरता हुआ यहाँ से भर के यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। सर पानी के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर लाइट चली जाती है तो ये शौचालय भी बंद होता है, तो बर्तन ले कि हम यहाँ वहाँ फिरते हैं पानी के लिए। भैया पानी आता है, मेन मोटर जो बाहर लगी है उससे 10 से 15 लीटर पानी मिलता है। लोगों को पूरे परिवार का गुजारा होता नहीं। अगर ये शौचालय भी ना हो, सुलभ शौचालय, तो लोगों का बेकार होगा यहाँ रहना। बच्चे उड़ते डब्बा लेके शौचालय पहुँच जाते, पानी मिलना नहीं है कहीं, शौचालय में पानी आता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये दरअसल दिल्ली भी नहीं, नई दिल्ली है, देश की राजधानी है। चारों तरफ दूतावास हैं और ये जो इलाका है ये बिल्कुल विवेकानंद कैंप है। बहुत कुछ 100 की आबादी यहाँ पर रहती है और यहाँ पानी का संघर्ष सालों पुराना है। ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलाका है। जब पानी का टैंकर आता है तब जाकर के प्यास बुझती है। और यहाँ देखिए स्टोरेज के लिए बड़े बड़े यहाँ पर ये टैंकर भी लगाए गए हैं। जो आबादी है छोटी सी इस इलाके में रहती है तो सप्लाई पानी यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है और इस तरह के मोटर हैं। देखिए पानी यहाँ से जमीन से निकाल करके इसमें स्टोर किया जाता है और उसके बाद फिर सप्लाई होती है। ये पानी पी सकते हैं आप लोग? नहीं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? नहाने धोने का, कपड़े धोने का। पीने का पानी कितनी बार आता है? पीने का पानी टैंकर आता है, अभी आएगा। अभी आएगा पीने का पानी टैंकर टैंकर आएगा। ये कितने सालों से ऐसी स्थिति है? ये तो 20 साल हो गई यहाँ। तो
आप देख सकते हैं कि एक महिला जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पर टैंकर पहुंचा है, ये महिला अपने 3 कैन के साथ यहाँ पर आई हैं और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो यहाँ पर धीरे धीरे ही करके सही लगा रहे हैं। और जब ये टैंकर पहुंचता है उसके बाद एक एक करके सबका जो वाटर कैन है वो जो है फिल किया जाता है। और आप साफ देखेंगे तकरीबन सैकड़ों कैन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कब कब पानी मिलता है? हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार ही। हफ्ते में एक बार आ रहा है। अच्छा, 2 दिन से क्या हाल है पानी का? परेशानी हो रही भैया, परेशानी हो रही है। देखिए, ये सारी मुसीबतें सिर्फ गरीबों के नसीब में ही लिखी हैं और ये जो गरीब हैं ये असल में वोट देने के काम आते हैं। इन्हीं लोगों के वोट से सरकारें बनती हैं, इन्हीं लोगों के वोट से लोग मंत्री बनते हैं, इन्हीं लोगों के वोट से नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उन बंगलों में स्विमिंग पूल होते हैं। ये इतने ताकतवर लोग हैं जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हमारे देश के नेताओं को स्विमिंग पूल वाले बंगलों में जाकर बैठा देते हैं, इतनी ताकत इनके पास है। लेकिन इनके नसीब में यही है, हर रोज एक नया युद्ध लड़ो, हर रोज एक नई रेस में भागो और संघर्ष करो और जो उस रेस में जीत गया उसी को पानी मिलेगा। ये इनके साथ कितना बड़ा मजाक है। अब देखिए, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास साधन है, उन्हें आज भी दिल्ली में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चाहे कोई भी महानगर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके घरों में तो 24 घंटे पानी आता है। उन्हें शायद दिल्ली में भी आज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें यह पता भी नहीं होगा कि उनके घरों के बाहर गरीब लोग पानी के लिए इस तरह संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहां 24 घंटे पानी आता है और वो आज भी जैसे चाहे वैसे घंटों तक अपने शावर के नीचे खड़े रहकर घंटों तक नहा सकते हैं, मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, गर्मी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये जो गरीब हैं, इनके साथ मजाक ये होता है कि हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के नेता पूरे 5 साल इन्हें एक एक बूंद के लिए तरसाते हैं, इन्हें कुछ नहीं देते और फिर 5 साल के बाद जब चुनाव आने वाला होता है तब वही नेता फिर इनके पास आते हैं और फिर कहते हैं कि इस बार आपको मुफ्त पानी दे देंगे, इस बार आपके घर में पानी आ जाएगा और वो भी मुफ्त। और ये भोले भाले लोग फिर से उस नेता को वोट दे देते हैं और फिर वो नेता फिर से सरकार बना लेता है और फिर 5 साल के लिए ऐसे ही संघर्ष करने के लिए छोड़ देता है। ये तस्वीरें हम आज देश भर के गरीबों को दिखाना चाहते हैं। अमीर तो इसे देखेंगे नहीं, हम जानते हैं, अमीर तो अपना मनोरंजन कहीं और कर रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें देश भर के, चाहे वो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, देश के गरीबों के लिए है और उन्हें जगाने के लिए है कि कैसे आपका इस्तेमाल होता है वोट लेने के लिए और फिर वोट मिलते ही कैसे आपको छोड़ दिया जाता है। और ये जो लोग आज यहां एक युद्ध लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पानी के लिए, ये 5 साल पहले भी यही कर रहे थे, उससे पहले भी यही कर रहे थे और हर चुनाव में इन्हें यह वादा किया जाता है कि इनके पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ये देश के गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अब हम आपको 2 भारत दिखाते हैं। एक भारत वो जहां कुएं, तालाब सब कुछ सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पानी के लिए लोगों के बीच कोई संघर्ष आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी तरफ ये शहरों वाला इंडिया है जहां पानी बिना संघर्ष के मिलता ही नहीं, बिना दूसरे को पीछे धक्का दिए आपको पानी मिलेगा ही नहीं। आपको किसी न किसी से जीतना पड़ेगा, तब आप उस रेस में आगे जा पाएंगे। और इस संघर्ष में कई बार लोग हिंसा पर उतर आते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में पिछले 48 घंटों में पानी के टैंकर से पानी लेने के दौरान लोगों के बीच मारपीट की कई घटनाएं हुई और इनमें से कई मामलों में तो पुलिस को भी बुलाना पड़ा। लेकिन जब हमारे गांवों को अगर आप देखें तो ये आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां कुएं और तालाब सब कुछ धीरे धीरे सूख रहे हैं, तब भी वहां लोगों के बीच एक दूसरे के खिलाफ ऐसा संघर्ष दिखाई नहीं देता। जबकि गांवों की स्थिति शहरों से भी कहीं ज्यादा चिंताजनक है। ये 2 तस्वीरें मैं आज आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर दिल्ली जैसे महानगर की जहां लोग एक दूसरे को पीछे धकेलने के साथ संघर्ष करते हुए, लाइन तोड़ते हुए पानी की एक एक बूंद हासिल करना चाहते हैं। और दूसरा मैं आपको ग्रामीण भारत दिखाना चाहता हूं जहां लोग उतने ही परेशान हैं, लेकिन यहां आपको ये झगड़ा होते हुए दिखाई नहीं देगा। ये 2 दुनियाएं हैं जो एक ही देश में है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। समस्याएं दोनों को हैं, पानी दोनों के ही पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए दोनों के व्यवहार में कितना अंतर है।
आधिकारिक रूप से देश के लगभग 87,000 गांव और अनौपचारिक रूप से देश के लगभग 1.5 लाख गांवों में इस समय भी पानी का बहुत संकट है, पानी की कमी है। और इन गांवों में कोई टैंकर भी नहीं है। महानगरों में तो टैंकर चले जाते हैं, इन गांवों में तो कोई टैंकर भी लेकर नहीं पहुंचता। और देखिए लोग अपनी जान खतरे में डालकर कैसे आधा बाल्टी पानी के लिए भी कितने नीचे कुएं में उतरते हैं और फिर पानी लेकर जाते हैं। दिल्ली सरकार ने इस जल संकट के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। इसलिए देखिए पानी पर राजनीति कैसे होती है। और कहा है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रहा है, जिससे दिल्ली में यह जल का संकट पैदा हो गया। और सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला भी अब किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है, उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रही है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी। सच्चाई ये है कि दिल्ली का जो शेयर है 1994 का जो समझौता है 719 क्यूसेक पानी का, जबकि हरियाणा दे रहा है 1049 क्यूसेक पानी, 350 क्यूसेक पानी अतिरिक्त। लेकिन नहीं, तो पानी जाकर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल नहीं पाती। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब दिल्ली में बाढ़ आती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि हरियाणा दिल्ली में ज्यादा पानी छोड़ रहा है, इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई। जब दिल्ली में पानी की कमी हो जाती है तो यही सरकार कहती है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रहा है, इसलिए दिल्ली में पानी नहीं है। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार बताने लगते हैं कि वहां पराली जल रही है। जब पंजाब में उनकी सरकार बन जाती है तो कहते हैं कि प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब है ही नहीं। और इन्हीं दोहरे मापदंडों की वजह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आज हमने वर्ष 2019 का अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान आपके लिए निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वर्ष 2024 तक दिल्ली में पानी का संकट खत्म कर देंगे और हर घर में नल से जल आना शुरू हो जाएगा। एक बार आप भी जरा सुनिए। दिल्ली सरकार का मिशन है कि हम लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। इस दिशा में सरकार कई सारे कदम उठा रही है और दिल्ली में बरसात के पानी के संचयन का भी बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। तो देखिए, ये बयान उन्होंने आज से 5 साल पहले दिया था। ऐसा भी नहीं है कि 5 साल कोई कम समय होता है, लेकिन 5 साल में आज की तस्वीर आप देख लीजिए। और इसीलिए खास तौर पर दिल्ली के लोगों को हमने ये तस्वीर आज दिखाने की कोशिश की है कि वो देख लें कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। 4 जून के नतीजों को लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का क्या अनुमान है। देखिए, 4 जून का सब इंतजार कर रहे हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति अपनी एक लिस्ट लेकर बैठा है। हमारे देश में आप तो जानते ही हैं कि राजनीति लोगों के खून में है और चुनाव में क्या होने वाला है इसमें सबकी दिलचस्पी है। इसलिए आप अगर जाते होंगे, आज भी अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हर व्यक्ति आज एक ही सवाल पूछता है, 4 जून को क्या होने वाला है, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। और उसके बाद हर चाय की दुकान पर, हर नुक्कड़ पर, हर पार्टी में, हर ड्राइंग रूम में एक चर्चा शुरू हो जाती है और सब लोग अपनी एक लिस्ट लेकर बैठे हैं कि उनके हिसाब से किसे कितनी सीटें मिलेंगी। और इसीलिए विपक्ष के भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी अपना आकलन देश के लोगों को बता रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि हम तो 272 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुके, और इंडिया गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं कि हम भी 272 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुके। अब देखिए, दोनों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ने 272 ले लिए हो, मिलेंगे तो एक को, लेकिन वो कौन होगा इसी का इंतजार है। और अब बस ये इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 1 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएगा शाम को और आज तक पर आपको पता चल जाएगा कि इस समय किस पार्टी की क्या स्थिति है। लेकिन आज आपको ये बताते हैं कि अपने मुंह से बड़े बड़े नेता क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं।
और 4 तारीख को आपको इनकी असलियत भी समझ में आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस बार बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। 400 पार तो छोड़ दीजिए, बीजेपी 200 पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी 220 से 230 सीटें ही जीत पाएगी और उसे इस बार बहुमत नहीं मिल रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना आंकलन लगाया है और उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी 200 सीटों पर सिमट जाएगी। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी इस बार हार रही है और विपक्ष का इंडिया गठबंधन 300 सीटों के साथ 4 जून को अपनी नई सरकार बनाएगा। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते, हमारे गठबंधन को बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। देखिए, जो लोग 400 पार कह रहे थे अब बड़ा डर के कह रहे हैं 400 पार। जब से जनता को समझ में आ गया 400 पार का मतलब हुआ 143 सीटें। इस बार ये लोग 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। कि अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। जीत गए हम लोग, तो 300 पार, हम लोग 300 पार हो चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अभी भी अपने आप को 400 पार नहीं बताया है। जैसे बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा दे रही है, अगर नारा ही देना था तो इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता भी अपने लिए 400 पार का नारा दे सकते थे, लेकिन वो तो भी बहुत समझकर अपना आंकड़ा दे रहे हैं। और आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने अभी कहा कि 300 पार इंडिया गठबंधन कर लेगा, तो वो अपने हिसाब से अभी भी संयमित होकर ही बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सीधे 400 पार कर दिए। लेकिन बीजेपी का आज भी यही अनुमान है कि बीजेपी एनडीए 400 पार निश्चित रूप से कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि इस बार एनडीए निश्चित रूप से 400 पार करेगा। पहले चरण से आप लोगों ने 400 पार कहा, आखिरी चरण में अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, कहां देखते हैं और यूपी कहां देखते हैं? निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और यूपी में भी हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो ये अलग अलग आंकलन है और अगर आपकी राजनीति में रुचि है, चुनावों की राजनीति में भी अगर आपको रुचि है और अगर आपकी जानकारी है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप भी एक पेन और पेपर निकालिए और अपना आंकलन अभी से लिखकर रख लीजिए। और अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर अपना आंकलन हमें भेज सकते हैं कि आपका अपना आंकलन क्या है आज की स्थिति देखते हुए, और फिर हम उसे 1 तारीख को एग्जिट पोल के नतीजों के साथ पहले मैच करेंगे और फिर 4 तारीख को जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे उसके साथ भी हम आपके आंकलन को मिला लेंगे। सरकार किसकी बनने वाली है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी के बीच बेंगलुरु में बड़ी संख्या में महिलाएं आज पैसे के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। दिल्ली में तो लोग पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, बेंगलुरु में महिलाएं पैसे के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। और ये कौन महिलाएं हैं? ये वो महिलाएं हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि 4 जून को जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश में राहुल गांधी की सरकार बनेगी, उनके बैंक खातों में खटाखट 8,500 रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। और उसी उम्मीद में ये महिलाएं बड़ी संख्या में लाइन में लगकर डाकघर में जाकर अपना खाता खुलवा रही हैं कि भाई खाता तो होना चाहिए। अगले महीने से 8,500 रुपए महीना बैंक अकाउंट में आने वाला है, खाते में आने वाला है। अगर खाता ही नहीं होगा तो ये पैसा कहां से आएगा? इसलिए सारे लोग, ये सब लोग बैंक खाता, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पहुंचे हैं ताकि अगली जो सरकार आएगी राहुल गांधी की, वो उसमें खटाखट आते ही 8,500 रुपए महीना डालना शुरू कर दे। और इस भीड़ के पीछे कोई और नहीं बल्कि व्हाट्सएप के वो मैसेजेस हैं
जो इन महिलाओं के फोन पर आए और इनमें यह लिखा था कि जिन महिलाओं को नई सरकार से अपने बैंक खातों में हर महीने 8,500 रुपए चाहिए, उन लोगों को स्थानीय डाकघर की शाखा जाकर अपना नया खाता खुलवाना होगा। और इसी के बाद बेंगलुरु और कर्नाटक के कई जिलों में बड़ी संख्या में एक विशेष समुदाय की महिलाएं अपना खाता खुलवाने के लिए पहुंच गईं और लाइन लगाकर वहां पर खड़ी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन अब बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस ने इन महिलाओं के व्हाट्सएप पर आए इन मैसेजेस को अफवाह बताया है और कहा है कि वो इस अफवाह पर बिल्कुल यकीन ना करें। जब राहुल गांधी ने कहा था कि टकाटक लोकसभा इलेक्शन के बाद पैसे मिलेगा, ऐसे ही भरोसे में लोग यहाँ पे बेंगलुरु में बहुत लंबे क्यू में के खड़े होके उनका बैंक अकाउंट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हैं। कौन कहा था आपको गवर्नमेंट से पैसे आएगा? हम लोगों को राहुल गांधी, हम लोग न्यूज में सब सुने कि राहुल गांधी ऐसा पैसा डालने वाले करके। अब सबको भी उम्मीद रहती है कि पैसा आ रहा है तो अच्छा है घर के लिए। वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कीम से ऐसा पैसा कुछ नहीं मिलने वाला है अभी। आप लगता है इलेक्शन के बाद आपको मिलेगा? वैसा बोल रहे हैं, उसके वास्ते वो उम्मीद रख के बनाने के वास्ते। मैसेज आपको कौन बोला था? आपको कौन बोला था ऐसा है अकाउंट? फैमिली फ्रेंड है, ग्रुप में बताए। क्या बताया उन्होंने? वो जैसा ये 8,000 का जब कांग्रेस आ जाएगी तो आप सभी को मालूम है ना कि ऐसा गवर्नमेंट से ऐसा लेडीज को दे रहे करके बोल के, तो वो इस हिसाब से हम सब कांग्रेस को ही दुआ कर रहे हैं, कांग्रेस आने के लिए। भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, जनरेटर्स और मोबाइल फोन फट क्यों रहे हैं और इनसे आप कैसे बच सकते हैं? ध्यान से देखिएगा ये खबर। आज दिल्ली के पास नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में एयर कंडीशनर के फटने से भीषण आग लग गई। घटना उस समय हुई जब इस फ्लैट में रहने वाले परिवार ने इस एयर कंडीशनर को ऑन किया और इसके बाद इसमें शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं निकला और अचानक से ये एसी फट गया और पूरे टावर में अफरा तफरी मच गई। अच्छी बात यह रही कि घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस एसी में ब्लास्ट होने के बाद अब इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने घरों में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। इसी तरह की घटना गाजियाबाद में हुई जहां एक वॉशिंग मशीन के फटने से एक फ्लैट में आग लग गई और इस घटना के लिए भीषण गर्मी को एक वजह माना जा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में पिछले 15 दिनों में एयर कंडीशनर्स फटने की 8 घटनाएं हो चुकी हैं और गाजियाबाद में तो 29 मई को एक साथ 2 कमरों के एयर कंडीशनर्स में ब्लास्ट हुआ। और ऐसा नहीं कि यह घटनाएं सिर्फ 1-2 जगह पर हो रही है। मुंबई में भी इसी महीने 21 तारीख को एक फ्लैट में एसी चलते हुए अचानक से फट गया और दिल्ली में भी 1 मई से 26 मई के बीच एसी, जनरेटर और मोबाइल फोन्स फटने की कई घटनाएं हुई और इनमें भी एसी फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। दिल्ली में 1 मई से 26 मई के बीच आग लगने की लगभग 3,000 घटनाएं हुई, जिनमें कुछ घरों और बिल्डिंग्स में आग लगने का कारण भीषण गर्मी से एयर कंडीशनर्स में ब्लास्ट था। अगर एसी में ज्यादा गर्मी के दौरान ओवर हीटिंग से शॉर्ट सर्किट होता है तो उस स्थिति में इस गैस की वजह से एसी फट जाते हैं और कई घटनाओं में इससे लोगों की जान जा सकती है। 2022 में कर्नाटक के विजयनगर में एक एसी के फटने से पूरा परिवार खत्म हो गया था और 4 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसी में होने वाले शॉर्ट सर्किट का कारण सिर्फ भीषण गर्मी है, जबकि ऐसा नहीं है। एसी में ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा कारण है उसकी सर्विसिंग ना कराना, इसलिए टाइम पर सर्विस कराइए। अगर आपके एयर कंडीशनर की फैन, मोटर और मशीन में धूल मिट्टी जमी हुई है तो इससे भीषण गर्मी में आपका एसी ओवरहीट हो सकता है और इस ओवरहीटिंग से उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना 70% बढ़ जाती है और शॉर्ट सर्किट से एसी के फटने का डर रहता है। इसलिए एसी इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी नियमित सर्विसिंग जरूर करवानी चाहिए। जिन लोगों के घरों में पुराने एसी हैं और जिनमें गैस बाद में रिफिल कराई गई है, उन एयर कंडीशनर्स के फटने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसलिए अगर आप अपने पुराने एसी में गैस रिफिल करा रहे हैं तो जरूर चेक करें कि आप कहां से अपनी गैस रिफिल करा रहे हैं और कहीं उसमें कोई घटिया क्वालिटी की गैस तो रिफिल नहीं की गई है। एसी में शॉर्ट सर्किट होने की एक बड़ी वजह होती है उसकी वायरिंग का खराब होना। अगर 1.5 टन या उससे ज्यादा के एयर कंडीशनर का बिजली पहुंचाने वाले तार की मोटाई 4 mm से कम है तो गर्मी में उस तार के जलने या स्विच बोर्ड में चिंगारी उठने का खतरा हमेशा रहता है, जिससे बाद में एसी फट भी सकता है। तो हमने कुछ तरीके आपको आज बताए हैं, आपको सावधान रहना है। अगर आपके घर में एसी है और वॉशिंग मशीन भी है तो भी आपको सावधान रहना है।
क्रोध, ईर्ष्या और नफरत, ये वो धीमे जहर हैं जिन्हें पीते तो हम खुद हैं और सोचते हैं कि मरेगा कोई और।